कुछ स्पेशल इंसिडेंट्स जो आप बताना चाहेंगे? ये आपने दो जगह बार बार सुनी होगी, बानगढ़ और कुलधरा। यहाँ पे जितने सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ये जो भूत वाली स्टोरीज लिखने जाते हैं, तो वहाँ पे एक श्रापित टाउन है। तो मैंने सोचा वो कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्यों ना ये पूरा नेक्स्ट सेगमेंट वहीं पे हो। उसी टाइम कहते हैं ना, जब इंटेंशन बनाओ तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज अपने आप आ जाती हैं। तो बस हमने आँख और कान खोल के रखे, फिर वो सारे शॉर्ट स्टोरीज हम लिखने लगे। तो ये कैरेक्टर्स के जो नाम, जैसे प्रचंड त्रिपाठी या विद्या त्रिपाठी, तो ये जब आप राइटिंग करते हो तो बीच में कैसे, मतलब ये कैरेक्टर्स कैसे डिसाइड करते होंगे आप लोग कि कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए? मुझे ये रियलाइज हुआ कि जब ये इतनी अजीब चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही हैं, हम क्यों ना एक कोई फनी चीज़ लिख दें। लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ दैट वाइल हमको ये पता था कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कि हम लोग का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है एंड इट हेल्प्स अस अराउंड द वर्ल्ड। मतलब इंडियंस भरे पड़े हैं हर फील्ड में, बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां भी हैं। क्योंकि होता क्या है कि सोसाइटी में बहुत सारे लोग फीमेल आ तो जाते हैं करियर में, पहले तो आते ही नहीं थे, आ तो जाते हैं, लेकिन या तो शादी के बाद या तो एक बार जब वो माँ बन जाती है तो उनको करियर में दोबारा वापस नहीं आती है, या फैमिली थोप देती है कि नहीं अब तो शादी हो गई, अब जॉब कहाँ करोगे। देखिए 74% ऑफ वुमेन एक बार वो जो मैटरनिटी ब्रेक्स लेती हैं, 74% ऑफ वुमेन फॉल आउट ऑफ द वर्कफोर्स, वो वापस नहीं आती हैं, और उसमें से सिर्फ 50% वापस आती हैं, और वो भी 4 महीने में छोड़ देती हैं। नमस्कार, मैं हूं सर्वेश सिंह और स्वागत है आपका द राइजिंग भारत शो के एक नए एपिसोड में। इस मंच से हम साझा करते हैं ऐसी कहानियों को, ऐसे किस्सों को जो न हमें केवल प्रेरणा देती है बल्कि यह विश्वास दिलाती है कि हमारे सपने, हमारे लक्ष्य और हमारी कामयाबी हमारी किसी भी परिस्थिति से बड़े हो सकते हैं। आज के इस एपिसोड में हमारे साथ है बहुत ही खास मेहमान मिस ऋचा एस मुखर्जी, जो कि एक एडवर्टाइजिंग प्रोफेशनल, जर्नलिस्ट और अभी राइटर है। मिस ऋचा ने बहुत सारे बुक्स लिखे हैं, टू नेम अ फ्यू, कानपुर खुफिया प्राइवेट लिमिटेड, विजिलेंटीज, द कर्स ऑफ कुलधारा, और भी 2-3 नाम हैं जो कि हम कन्वर्सेशन के दौरान डिस्कस करेंगे। सो आइए जानते हैं ऋचा जी की कहानी उनकी जुबानी। हेलो मैम। हेलो एंड नमस्ते, थैंक यू सर्वेश फॉर हैविंग मी, मुझे बुलाने के लिए अपने वंडरफुल पॉडकास्ट पे। इट्स सच अ प्लेजर टू हैव पीपल लाइक यू ऑन पॉडकास्ट टू इंस्पायर पीपल, जो कि हम करना चाहते हैं। वो आप ऑलरेडी अपने तरीके से कर ही रहे हैं बाय ब्रिंगिंग अराउंड दीज इंपॉर्टेंट कॉन्वर्सेशंस, सो कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। थैंक यू सो मच। सो ऋचा, अगर आप अपने बारे में कुछ बताएं कि आप कहाँ पे पली बढ़ी और फिर आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या रहा, क्योंकि आपका प्रोफेशनल बैकग्राउंड तो काफ़ी डाइवर्स है, तो उसके पीछे कुछ तो स्टोरी होगा। सो अगर आप उसके बारे में थोड़ा बताना चाहें। जी, तो वो कहते हैं ना कि कुछ सफ़र होते हैं वो आपके जाने बिना तय हो जाते हैं। अच्छा। तो आई थिंक हमारा केस उस आंकड़े में आता है, क्योंकि बहुत हम लोग इस ऐसे समाज में रहते हैं, ऐसे वातावरण में रहते हैं जहाँ हम लोग को बचपन से बताया जाता है कि मतलब जब से हम लोग डायपर्स में होते हैं, एक लक्ष्य होना चाहिए। Yes. हमारे खानदान में ये हो रहा है, या मेरे बच्चे ये करेंगे, ये बनना है। लेकिन हम लोग ये भूल जाते हैं कि कुछ ऐसे प्राणी भी होते हैं हमारी तरह, जो पहले ये निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि करना क्या है, बिकॉज इट्स अननेचुरल। देखा जाए तो इट्स अननेचुरल कि आप अपने पहले 10-15 साल में ही फिगर आउट कर लो कि आपको करना क्या है। तो जब तक वो अनुभव नहीं आते हैं, जब तक वो एक्सपीरियंसेस नहीं आते हैं, सिर्फ जो हमारे इर्द गिर्द लोग कर रहे हैं वो करना ज़रूरी नहीं है। तो आई थिंक हमारे साथ एक्सपेरिमेंट भी हो गया, और हम अंदर से ऐसे थे भी कि हम एक ऐसे परिवार में थे जहाँ पे बहुत सारे लोग IAS, IFS ये सब में भरे पड़े थे, तो एक्सपेक्टेशंस नेचुरली थी। लेकिन आई गेस वो कहते हैं ना, वो एक कोई अंदर से प्रवृत्ति नेचुरल होती है, वो मेरी थोड़ी खाना बदोश टाइप थी, कि भटकते भटकते अपने डेस्टिनेशन पे आना। तो एक शुरुआत में सिर्फ एक्सपोजर था बुक्स का। ये पता था कि किताबों का जो समुद्र है, मतलब उसमें गोते खाना है बस। और हमारा इंट्रोडक्शन इतनी सुंदर तरीके से हुआ बिकॉज माय हाउस वाज फुल ऑफ रीडर्स। तो हमारे जो पिताजी थे वो रेवेन्यू सर्विसेज में थे। हम लोग हर 3-3 साल जगह बदलते थे, तो हमेशा हम वही नए स्टूडेंट थे जो डब्बा लेके बैठी हुई है कैंटीन में, मुझसे दोस्ती कर लो, मुझसे दोस्ती कर लो। तो किताबों ने आई थिंक मेरा बहुत सहारा दिया उस टाइम पे, बिकॉज बहुत ज़्यादा लोनलीनेस हो ही जाती है। मतलब ठीक है, कहते हैं मजा है, नई जगह है, लेकिन वो फिट इन करना
एंड हु डजंट वांट टू फिट इन, राइट? तो वो तो लगता ही है। तो पापा हमेशा वो वेद और पुराणों की बातें करते थे, वो छोटी छोटी कहानियां लेके आते थे घर में, तो ये कॉन्वर्सेशंस होते ही रहते थे। हमारी बहनों ने मुझे इंट्रोड्यूस किया, कोई रोमांस पढ़ता था, कोई थ्रिलर्स पढ़ता था, कोई एकेडमिक बुक्स पढ़ता था। तो आई थिंक वो एक जो रुचि होती है वो इनिशियली अपनी तरफ से आती गई। प्रॉब्लम ये थी कि उस टाइम पे बिकॉज पापा प्रयागराज से हैं, मम्मा इज फ्रॉम कानपुर, तो घर में उतनी ज्यादा अंग्रेजी में बातचीत होती नहीं थी। और जब छोटे थे तो हमको लगता था माय गॉड दीज बुक्स कैसे लोग लिख लेते हैं, कैसे लोग पढ़ लेते हैं। तो बिकॉज इतना ज्यादा प्रोत्साहन मिला घर पे, तो वो नेचुरल जो जिज्ञासा होती है ना, क्यूरियोसिटी आ गई। तो हम डिक्शनरी लेके बैठे रहते थे। लाइक काफी सारे लोग जब हमारे रिश्तेदार घर पे आते थे बोलते थे पागल है क्या, डिक्शनरी लेके बैठी रहती है। बट आई यूज्ड टू लव इट। एक एक शब्द देखना, उसकी एटिमोलॉजी देखना कि इसका ऐसा आकार क्यों बना है, कौन सा शब्द किससे जुड़ा है। तो ऐसे एनवायरनमेंट में ना, जो जब वो फेमिलियरिटी हो जाती है तो फिर शब्दों से प्यार हो जाता है। तो ये हमको पता नहीं था कि हम लिखने वाले हैं, लेकिन ये बुक्स, शब्द और राइटर्स का जो दुनिया थी, दैट आई वाज वेरी वेरी फेमिलियर विद बचपन से। और क्योंकि हम हर 3 साल घर बदल रहे थे, लोग बदल रहे थे, वो क्या करता है फ्रॉम अ राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, जब आप अकेले होते हैं और अपने ख्यालों के साथ बहुत ज़्यादा छोड़ दिए जाते हैं और बहुत ज़्यादा बदलाव होता है, तो ना एक वो क्या बोलते हैं सॉर्ट ऑफ ठहराव आ जाता है। बचपन में भी चुप करके बैठना, लोगों के फेसेस, लोग ऐसे क्यों हैं, ऐसे क्यों बिहेव करते हैं, उनको ऑब्जर्व करना, बात कम करना, सुनना ज्यादा, ये सब चीजें, क्वालिटीज ना राइटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं कि ऑब्जर्व करना और बोलना ज्यादा नहीं। तो आई थिंक ये सब मिला मिलू के आई थिंक हम बोलते रहते हैं कि हमारे में वो मैरिनेशन चल रहा था, जो राइटर का मैरिनेशन चल रहा था, लेकिन अभी हाँ पके नहीं थे। तो ये सब चीजें चल रही थी। तो सिर्फ हम पोएट्री लिखते थे, कविताएं लिखते थे, बड़ी दर्दनाक, वो क्या बोलते हैं, दर्द से भरी हुई कविताएं, क्योंकि सिर्फ अपने पापा के बारे में, बिकॉज वो बहुत टूर करते थे। तो 4-4 लाइन की अंग्रेजी हिंदी में कुछ भी हम लिखते थे। तो कविताओं से आई थिंक मेरा इंट्रोडक्शन लिखने में ज्यादा हुआ। और फिर जो जिंदगी के पड़ाव आते गए, तो पढ़ना, मूव करना, अब दोस्तों के साथ, ये सब चीजें चलती गई। लेकिन जो कांस्टेंट जो 2 चीजें थी कि हम पोइट्री लिखते गए, और क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस करने का एक बहुत अच्छा जरिया होता है, और कोई जज नहीं कर रहा था उस टाइम पे, राइट? हम हमारे शब्द और हमारी थॉट्स, तो वो हम लिखते रहते थे और पढ़ते रहते थे। तो दैट वाज द थिंग। तो हमने बहुत ज्यादा इसके बारे में सोचा नहीं। जब बहुत बाद में जाके जब हमारे एडवर्टाइजिंग, तो वही हम कह रहे थे ना कि हम हर जगह घूम घाम के पहुंचे हैं। तो पहले अपना पढ़ाई करी, कॉमर्स किया, फिर उसके बाद एडवर्टाइजिंग में, पहले एडवर्टाइजिंग से पहले जर्नलिज्म में आए, उसके पहले जर्नलिज्म का कोर्स किया, फिर MBA किया। और फिर उसके बाद आई थिंक हमारे पापा बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बिकॉज ही वाज लाइक MBA के बाद तुमको कंपनी में जाना चाहिए, ये तुम एडवर्टाइजिंग में कहाँ पहुंच गए, मेरा पैसा क्यों वेस्ट कर दिया तुमने। तो हमने कहा नहीं ठीक है, जस्ट गिव मी, एंड टू गिव देम क्रेडिट ना, कभी कभी चाहिए होता है कि कोई बस जो हम लोग के जो पागल ख्याल हैं और जो ड्रीम्स हैं उसमें कोई बिलीव कर ले। कोई एक ऐसा अपने पक्ष में चाहिए होता है घर पे, वो पूछते भी रहे, उनका काम है। मतलब आगे जाके जब कोई बड़ा होता है, कोई ये नहीं किया कि सब लोग तुम अच्छा ठीक है बैठ के खयाली पुलाव पकाओ, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इंपॉर्टेंट नहीं है, जो मन कर रहा है करो, ये भी माँ बाप का काम नहीं है। तो पूछा सब लोग ने और अपनी प्रॉब्लम्स भी जाहिर करी, बट दे लेट मी डू व्हाट आई वांटेड टू डू। तो वही घूमते घामते फाइनली आई थिंक लिखने का जब इंटरेस्ट आया, वो एक ऐसे जंक्चर पे आया जब मेरे पास कोई टाइम नहीं था, जब मेरे मैटर्निटी ब्रेक पे थे। उस टाइम पे आया। और सर्वेश काफ़ी लोग ये बड़ी मनोहर कहानियां बताते हैं कि अरे वो एक ऐसा पॉइंट था कि मतलब मुझे ऐसा इंस्पिरेशन आया कि मैंने सोचा छोड़ो कॉर्पोरेट जॉब, अब मुझे अपने लिए लिखना है। ऐसा कुछ नहीं था। और ये सब बाकी बहुत रोमांचक कहानियों में होता होगा, लोगों के साथ भी होता है, बट हमारे साथ ये नहीं हुआ। आई गिव यू अ परसेंटेज, और इसमें थोड़ा सा एक सैड फैक्ट भी है। हम वापस जाना चाहते थे, लेकिन आई वॉज एट अ वेरी गुड पॉइंट इन माई करियर, बहुत हम अच्छा कमा रहे थे, आई वॉज अ वाइस प्रेसिडेंट वेयर आई वॉज, लेकिन कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी। तो मतलब ऐसा नहीं है कि हम ऐसा कि बाहर में जाए मेरा जॉब, हमको लिखना है, बिकॉज मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था उस टाइम पे। एंड वो 7-8 महीने ऐसे थे। आई गिव यू परसेंटेज, 74 हम कहीं पढ़ रहे थे कि 74% ऑफ वुमेन
एक बार वो जो मैटरनिटी ब्रेक्स लेती हैं, 74% ऑफ वुमेन फॉल आउट ऑफ द वर्क फोर्स, वो वापस नहीं आती हैं, और उसमें से सिर्फ 50% वापस आती हैं, और वो भी 4 महीने में छोड़ देती हैं। तो देन यू कैन इमेजिन, और ऐसा क्यों होता है? इट्स बिकॉज उस टाइम पे वो इतना सपोर्ट नहीं हो पाता है, बिकॉज हम लोग के जो वर्किंग इंस्टीट्यूशन है, आई हैड अ वेरी लविंग फैमिली। ऐसा नहीं है कि हमारी फैमिली ने छोड़ दिया कि तुम बच्चा हो गया अब बाय बाय, लेकिन नहीं हो पाता। सबकी अपनी मजबूरियां होती हैं, सबकी अपनी लाइफ्स होती हैं। तो उस टाइम पे 7-8 महीने बहुत ज़्यादा मैंने दर्दनाक पोइट्री लिखी, बिकॉज हम रोते ही रहते थे, मुझे समझ में नहीं आता था कि क्या करना है। उस टाइम शब्दों ने और ये बुक्स ने मुझे बचा लिया, क्योंकि मुझे इतना दुख था। लेकिन उस टाइम पे मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जब ये इतनी अजीब चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही हैं, हम क्यों ना एक कोई फनी चीज़ लिख दें। तो क्योंकि दैट्स हाउ माई फर्स्ट बुक हैपन, कि आई डिडंट एक्सपेक्ट टू बी एक्सपेक्टिंग, इज अ स्टोरी अबाउट एक लेडी है जो एक कॉस्मोपॉलिटन जगह में रहती है, एंड उसके एकदम से एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी, और उसके बाद उसकी लाइफ में क्या होता है। तो जो मेरे साथ जो मुझे मटेरियल मिल रहा था अपने इर्द गिर्द, वो मैंने उस स्टोरी में डाल दिया, और एकदम फनी स्टोरी थी। तो आई थिंक वो कहते हैं ना, बहुत सारी क्रिएटिविटी, बहुत सारे एकदम क्या बोलते हैं, सैड सर्कमस्टांसेस से आती है। तो आई थिंक ये मेरा एकदम टिपिकल स्टीरियोटाइप जो होता है ना, कि वो रोते और पता नहीं अल्कोहल पीते हुए वाले राइटर्स, वो मेरे तरफ से हो गया वो। क्योंकि उस टाइम पे हमने ये स्टोरी लिख डाली, और उसके बाद जब एक बार लिख दो, एक बार कुछ कर दो, तब कभी कभी समझ में आता है कि व्हाट यू आर केपेबल ऑफ। तो वहीं से ये मैंने बड़ा लंबा जवाब दिया आपके स्टोरी का, बट वो है ही इतनी लंबी स्टोरी कि वहीं से हमने लिखना शुरू किया। और फिर एक बार कॉन्फिडेंस आता है, तो वो ड्रीम करने का जो वो होता है ना, यू डेयर टू ड्रीम आफ्टर दैट, जैसे बोलते हैं कि एक बार हो जाए, कोई बिलीव कर ले और कोई आपके साथ वो ड्रीम करना शुरू कर दे, तो फिर इनकरेजमेंट ऑल मिलता है। यस, वो वैलिडेशन और एक्सेप्टेंस जब जाता है आपके शब्दों की तरफ, तो फिर आपको साहस और आ जाता है। 2 चीजें थी इसमें। आपने एक स्टार्टिंग में बोला कि जो फैमिली वाले या सोसाइटी चाहता है कि आपके जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए, राइट, जहां पे आप जिसके तरफ बढ़ रहे हो, दृढ़ता से बढ़ रहे हो, यू आर फोकस्ड टुवर्ड दैट ड्रीम। आई वाज रीडिंग अ बुक द अलमनाक ऑफ नवल रविकांत। उसमें देयर इज अ सेंटेंस वेयर ही हैज सेड कि स्पेशलाइजेशन इज फॉर इंसेक्ट्स, एवरीवन शुड डू एवरीथिंग बिकॉज देयर इज ओनली वन लाइफ, यू हैव टू डू एवरीथिंग। एब्सोल्युटली। सो अगर इतनी बड़ी दुनिया में इतनी सारी चीजें हैं और आपके पास कैपेसिटी है, इट्स नॉट लाइक कि नहीं अब आप 40 में जाके प्रोफेशनल क्रिकेटर नहीं बन सकते हो, बट यू कैन बिकम अ प्रोफेशनल राइटर या एथलीट, आप मैराथन रन कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। दूसरा आपने बोला कि 74% ऑफ women who go for a pregnancy and then they don't come back to their own career. So I was having, जब मैं अपना ये पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहा था, तो आई कनेक्टेड विद अ रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर, मेजर नेहा गही। सो सी वॉज सेइंग कि मैं इसी चीज पे काम कर रही हूँ, आई एम ट्राइंग टू ब्रिंग अ पॉडकास्ट, क्योंकि होता क्या है कि सोसाइटी में बहुत सारे लोग फीमेल आ तो जाते हैं करियर में, पहले तो आते ही नहीं थे, आ तो जाते हैं, लेकिन या तो शादी के बाद या तो एक बार जब वो माँ बन जाती है तो उनको करियर में दोबारा वापस नहीं आती है, या तो एक सोशल नॉर्म बन गया है, वो मान लेती है कि नहीं अभी मेरी शादी हो गई तो आई हैव टू लीव माई करियर, या फैमिली थोप देती है कि नहीं अब तो शादी हो गई अब जॉब कहाँ करोगे, या तो माँ बनने के बाद वो लोग नहीं लाते। तो एक चैलेंज तो है, बट वहां पे अगर कोई अपने आप को वो फाइट करके या अपने सर्कमस्टांसेस से कुछ सीख करके, जैसे आप जैसे लोग हैं कि वहां पे एक लिखने का ट्राई किया और वो लिख दिया और एक्सेप्टेंस भी मिल गया, एंड देन यू बिकम अ फुल फ्लेज्ड राइटर, जहां पे कि बुक्स के बाद बुक्स आ गए। सो दैट्स रियली इंस्पायरिंग स्टोरी। सो आपका जो पहला जॉब था या जो करियर का आपका स्टार्ट हुआ वो जर्नलिस्ट से हुआ, राइट? सो वहां से फिर एडवर्टाइजिंग, तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ, मतलब फेजेज में प्लान थे, अनप्लान थे, कैसे थे? जब कोई ऐसे यू रीच अ सर्टेन स्टेज, और जैसे ऐसे पॉडकास्ट में बैठ के कोई सवाल पूछता है तो मन करता है बहुत इंटेलिजेंट चीज बोलो, जो ऐसे लगे कि मतलब ऐसे फोकस से मैंने पहले ये किया फिर ये किया। पर जैसे हमने पॉडकास्ट शुरू करते हुए बताया था कि हम बहुत ज़्यादा इंटेलेक्चुअलाइज नहीं करते हैं। उस टाइम पे जो हमको प्रेरणा मिलती है, जो मेरा मन करता है, ऐसा नहीं है कि मतलब स्पेशलाइजेशंस इंपॉर्टेंट नहीं होती इस दुनिया में। मतलब एक्सपर्ट्स, अपने जो डोमेन के एक्सपर्ट्स होते हैं वो ही कंपनीज प्रेफर करती हैं, वो ही मतलब सोसाइटी ऑल्सो लुक्स एट देम एज पीपल हु नो हैव दैट पर्टिकुलर नॉलेज, और वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन हमारे साथ ऐसा हुआ दैट वाइल हमको ये पता था कि पढ़ाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है,
हम मतलब डबल मास्टर्स भी कर गए, लेकिन हमको ये पता था कि जो आप पढ़ रहे हैं वो नेसेसरली ट्रांसलेट होना चाहिए आप कर क्या रहे हैं, वो उसका कनेक्शन मेरी लाइफ में तो नहीं हो पाया। एंड आजकल हम उस दिन एक्चुअली वेरी इंटरेस्टिंगली हम एक अपने फ्रेंड से बात कर रहे थे कि हम लोग का एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है एंड इट हेल्प्स अस अराउंड द वर्ल्ड, मतलब इंडियंस भरे पड़े हैं हर फील्ड में, बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें कुछ त्रुटियां भी हैं। मतलब मेरा एग्जाम्पल ले लीजिए, जरूरी नहीं है कि जो आपने जो पढ़ा है, वो यही बोल रहा था कि जो हम लोग पढ़ते हैं दैट डज नॉट प्रिपेयर अस टू बी लीडर्स, दैट डज नॉट प्रिपेयर अस टू बी इंडिपेंडेंट, इट प्रिपेयर्स अस टू वर्क फॉर समवन। यस, बच्चों से अगर बचपन से ही हम लोग को सिखाया जाए कि ये ऑप्शंस हैं भाई, मतलब ये प्रोफेशनल, ये देखो ये नॉर्मल स्ट्रीम्स हैं, तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, आईएएस आईएफएस बनो, सिविल सर्विसेज में जाओ, लेकिन ये ऑल्टरनेट स्ट्रीम्स भी हैं, अगर तुम्हारी योग्यता कहीं और है वो भी ट्राई कर सकते हो। लेकिन ये हम लोग की सोसाइटी में अच्छी तरह से देखा नहीं जाता, और ना तो ये स्कूल में जो वोकेशनलाइजेशन होता है ना, तो हम जब कॉलेज गए थे तो वहां पे वोकेशन सेपरेट थे कि ये है कॉमर्स स्ट्रीम, ये है एडवर्टाइजिंग स्ट्रीम, ये है जर्नलिज्म स्ट्रीम, ये है टैक्स एंड, तो वो अच्छा था, एटलीस्ट यू गेट एन ऑप्शन कि ये सारी चीजें हैं, इसमें हम ट्राई करते हैं क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, अकॉर्डिंगली यू डू। बट ये बचपन से नहीं होता ओरिएंटेशन, तो ये हमको हमेशा पढ़ाया गया था कि पढ़ाई खत्म कर लो, उसके बाद जो तुम्हारा मन करे एट दैट पॉइंट इन टाइम वो करो। तो जब हमारा कॉमर्स हो गया उसके बाद बेसिकली उस टाइम पे एनवायरनमेंट ऐसा था कि ये एड्स नए नए आ रहे थे, उस टाइम पे वो केबल टीवी, आई साउंड लाइक अ डायनासोर की, पता नहीं हम कितने सालों से जीवित हैं, लेकिन वो उस टाइम पे स्टार टीवी वगैरह ये सब आया था, जब बचपन से देखना हम लोग ने शुरू किया था। तो बाय द टाइम आई केम टू कॉलेज उस पर बहुत ज्यादा रुझान हो गया था कि ये इंटरनेशनल ब्रांड्स आ रहे हैं और कैसे मार्केट कर रहे हैं इंडियंस, पूरा ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, मार्केट इज ओपनिंग अप। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू काफी फ्रेंड्स का भी इन्फ्लुएंस था, आई थॉट कि क्यों नहीं, तो हमने एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग की तरफ आई थॉट आई डू दैट। लेकिन जब खत्म हुआ तब मुझे इंटरेस्ट आ गया जर्नलिज्म में, एंड आई वाज लाइक अरे तो ये भी बहुत अच्छा है, इसको क्यों नहीं ट्राई कर सकते, तो मैंने जाके जर्नलिज्म की डिग्री कर ली। फिर उसके बाद जब प्लेसमेंट हुआ, जर्नलिज्म स्कूल में ही थे, तो हमने काम भी किया, तो जर्नलिज्म करते करते हमने काम भी किया। तो हम इन मुंबई में थे, क्राइम रिपोर्टिंग कर रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे, धूल खा रहे थे। तो अगेन माय फादर वाज लाइक क्या है ये, मतलब सिविल सर्वेंट कहाँ पहुंच गए, तो मेरी बेटी धूल खा रही है इधर उधर बैठ के, क्रिमिनल्स को चेस कर रही है। तो वो सब भी एक्सपीरियंस किया। एंड ऐसा नहीं है सर्वेश की हर स्टेज पे आई वाज लाइक हे भगवान हमने क्या कर दिया, चलो दूसरे पे चलते हैं। उस टाइम पे उस सीमित टाइम के लिए व्हेन आई वाज डूइंग दैट हमको बहुत मजा आया करने में, और बिकॉज वो पीछे वाला प्रेशर नहीं था कि कर क्या था, झूठ नहीं बोलेंगे था, बट अंदर से पता था कि वो बोलते हैं ना गट इंस्टिंक्ट कि कुछ अपने अंदर की जो आवाज होती है उसको भी कभी कभी सुन लो, वो मतलब एकदम खड्डे में तो जाने नहीं देगी, इधर उधर थोड़ा शायद घुमाए, एक्सपीरियंसेस दे। तो वही सुन के देन आई डिड माई एडवर्टाइजिंग, ये जर्नलिज्म चल रहा था। फिर हमने एक्चुअली पापा की सुनी, बिकॉज पापा ने कहा ये तुम्हारा करियर चल रहा है ठीक है, लेकिन एक बार जो ये क्या बोलते हैं रेगुलर स्ट्रीम्स होती हैं, लेकिन अनदर डिग्री कर लो, बीच में यू टेक अ ब्रेक। बिकॉज हमारे जो जर्नलिस्ट वाले जो फ्रेंड थे वो मुझे एक कोर्स के लिए, जर्नलिज्म के लिए अब्रॉड भेज रहे थे, और वो फुली फंडेड भेज रहे थे। तो आई सेड ये तो फुली फंडेड है, आपको भी स्पेंड नहीं। ही सेड उसकी बात नहीं है, एक जो रेगुलर स्ट्रीम है एक तुम टिक कर लो, जैसे तुमने अपना कॉलेज कर लिया, जैसे तुमने अपना जर्नलिज्म कर लिया डिग्री, पढ़ाई में दैट इज व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वो साइड में चलते रहना चाहिए। तो उन्होंने बोला तुम अपना MBA कर लो, और उसके बाद लेकिन मेरा जो क्या बोलते हैं ओरिएंटेशन बदल नहीं पाता ना, तो एक बार MBA कर लिया, उसमें भी डिस्टिंक्शन आ गया, ये पापा हो गया। और जब प्लेसमेंट की बारी आई तो एडवर्टाइजिंग से जब लोग आए, जब उन्होंने बात करनी शुरू की, प्लेसमेंट किया, अब सब आए जा रहे हो, डे 0 होता है ना, जब एकदम पेट में गुड़गुड़ होता है, बटरफ्लाईज की सब लोग, सारी कंपनीज आ रही हैं जा रही हैं, डाबर आई या टाटा आया एंड ऑल ऑफ दैट, और हम अपना सर नीचे करके बैठ गए कि मुझे एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जाना है। और जब फिर बताया बाद में, ही वाज लाइक तुम देखो अपना, ठीक है तुमको जाना है जाओ। तो 10 साल फिर हमने वहां पे बिताए एडवर्टाइजिंग एजेंसी में। उसमें भी मतलब बहुत मजा भी है, लेकिन अगेन इट्स वन ऑफ दोज इंडस्ट्रीज जहाँ पे बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है। तो वो पापा काफी बार आके हमारे बॉसेस वगैरह को सुना भी चुके थे, जब हम 4-5 दिन ऑफिस में रहे, एक दिन वो आए और अपनी स्टाफ कार में बैठ के, लाल बत्ती वाली कार में, कि पूरा बिगाड़ रहे हो तुम पूरे यूथ को, क्या हो रहा है एंड ऑल ऑफ दैट। फिर समोसा और जलेबी लेके भी आ गए। तो एनीवे, तो ये सब बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें हुई, बट अच्छा लगा, आई स्टेड इन इट, और मुझे छोड़ना नहीं था।
लेकिन जैसे मैंने बताया कि वो सर्कमस्टांस आई कि हमको अब रोना धोना नहीं करना था। वो 7-8 महीने बहुत ही खराब थे, जहाँ मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ था। वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी होता है, वो भी किसी ने बताया नहीं था कि ये होता क्या है, कि एक टाइम होता है आफ्टर यू डिलीवर, जब हॉर्मोन्स बहुत ऊपर नीचे हो रहे होते हैं और फॉर नो रीजन डिप्रेशन हो जाता है बिकॉज ऑफ दोज हॉर्मोन्स। तो सारे लोग हमारे आसपास थे, लेकिन हमको वो डिप्रेशन हो गया था। तो 7-8 महीने जो हमने बिताए हैं, और बहुत सारी कविताएं जो अब हम जाके देखते हैं, मतलब हमको रोना आ जाता है पढ़ के। लेकिन देन आई डिसाइडेड वन डे कि अब नहीं, अब जो जैसे हमेशा से करते आए हैं, आई विल सी कि हम क्या कर सकते हैं। उसी टाइम कहते हैं ना, जब इंटेंशन बनाओ तो वो सारी अपॉर्चुनिटीज अपने आप आ जाती हैं। तो बस हमने आंख और कान खोल के रखे, फिर वो सारे शॉर्ट स्टोरीज हम लिखने लगे, प्रैक्टिस करने लगे थोड़ा, और तभी जाके हमने कंपटीशन एंटर किया, और वहीं से ये अपॉर्चुनिटी शुरू। सो आई डिडंट एक्सपेक्ट टू बी एक्सपेक्टिंग, ये तो फर्स्ट हो गया, दैट इज योर काइंड ऑफ ओन स्टोरी जहाँ पे कि आप नरेट कर रहे हो। उसके बाद कौन सी बुक थी, क्योंकि लिस्ट तो लंबी है। उसके बाद ये भाई साहब आए, कानपुर खुफिया। तो अगेन वो कहते हैं ना, बचपन से सर्वेश हम लोग, हमने तो बहुत सारी हिंदी किताबें पढ़ी थी, लेकिन उसके बाद फिर एक बार स्कूल में हम कॉन्वेंट गए। फिर उसके बाद हम लोग हमेशा वेस्ट को देखते हैं बताने के लिए कि हमको क्या करना चाहिए। पहले वो आते थे ना परफ्यूम, सब लोग लेके आते थे, फ्लाइट से आ रहे हैं, कुछ बिस्किट्स लेके आ रहे हैं। वो लिटरेचर का भी वही है। बचपन से जो चीजें हम पढ़ते आ रहे थे, उसमें हम हमेशा ऐसे लोगों के बारे में सुनते थे कि अरे ब्लॉन्ड लोग हैं, इनकी सफेद सफेद बाल हैं, वो कंजी कंजी आंखें हैं, ये सब चीजें, अमेजिंग चीजें, एडवेंचर्स कर रहे हैं बाहर। लेकिन हमको जो अपना इंडियन लिटरेचर था, आई वॉज एक्सपोज टू इट, लेकिन मुझे लगा कि बहुत ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है छोटे छोटे टाउन्स का, छोटे छोटे जो हम लोग की इतनी कहानियां हैं। देख, आई कम फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पे बचपन से लेकर, मतलब वो जो मसालेदार स्टोरी टेलिंग होती है ना, इंग्लिश में एक वर्ड है राकंतौर, उसका मतलब होता है कि जो एकदम जो रोमांचक स्टोरी टेलिंग होती है। तो वो मूंगफली खाते हुए और वो रजाई के नीचे बैठे बैठे हम लोग, मतलब बचपन से हमने सिर्फ कहानियां सुनी हैं। तो वही हमने सोचा कि ऐसे तो लिटरेचर का कोई ना जेंडर होता है ना ज्योग्राफी होती है, लेकिन मुझे लगा कि सडनली मुझे एक दिन आइडिया आया। हमने एक डिटेक्टिव एजेंसी देखी, हमने कहा, वो फॉक्सी डिटेक्टिव था, उसमें लोमड़ी बनी हुई थी, तो मुझे बहुत जोर की हंसी आई, एंड आई वाज लाइक दिस इज सो फनी। तो वहीं से आइडिया आया कि कानपुर में तो हम बचपन में बहुत रह चुके हैं, तो मेरे बहुत सारे वहाँ पे मेमोरीज थे, और एकदम से वो कहते हैं ना, ये इम्पल्सिव, ये आइडियाज जो बुक्स वाले होते हैं और स्टोरीज वाले होते हैं, वो एकदम इम्पल्सिवली इन द मोमेंट आते हैं। तो फिर वहीं पे विद इन 5 मिनट्स आई थिंक मेरे दिमाग में स्टोरी लाइन आ चुकी थी। ये नहीं कि होगा क्या, लेकिन जो ये वर्ल्ड है और ये जो कैरेक्टर्स हैं, और एक डिटेक्टिव एजेंसी है, तेल लगाने वाला एक डिटेक्टिव है जो एकदम वो ब्योमकेश बख्शी टाइप, वो जैसे वो धोती पहनते थे। और ये अगेन लिटरेचर से हम बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे, बहुत ज्यादा हम पढ़ते थे ये सत्यजीत रे की जो फेलुदा, ब्योमकेश बख्शी। तो हमको ये इंडियन डिटेक्टिव से हमेशा से ऑब्सेशन था कि ये शर्लॉक होम्स ही क्यों हो, इवन दो आई लव शर्लॉक होम्स। तो ये तेल लगाने वाला, बाटा चप्पल पहनने वाला जो डिटेक्टिव है, कानपुर में रहता है, ग्वालटोली में रहता है। तो दिस केम फ्रॉम माई फेमिलियरिटी विद कानपुर एंड थ्रिलर्स। तो ये जॉनर हमको बहुत ही पसंद है, तो वहीं से। और फिर हमने सोचा कि जिस तरह हम वर्ल्ड को देखते हैं और जिस तरह हम सोचते हैं, वो थोड़ा ह्यूमरस है। हमेशा हम एक स्टेप हटके मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ वो कमेंट्री चलती रहती है। तो फिर हमने सोचा कि ठीक है, हम ऐसे ट्राई करते हैं। तो कॉमेडिक थ्रिलर निकली, कि मतलब थ्रिल भी है और उसमें बहुत सारा इंडिया भी है, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब टंग इन चीक है, तो इट्स ह्यूमरस। तो वहीं से वो इंस्पिरेशन निकली। और ये जो 2 स्ट्रीम्स हैं वो कॉन्ट्रास्टिंग है, क्योंकि एक तरफ आप थ्रिल करने की कोशिश कर रहे हैं, डराने की कोशिश कर रहे हैं, अनईज करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कॉमिक रिलीफ होता है। तो इन दोनों को जोड़ना आसान नहीं होता। लेकिन वही ना, एक्सपेरिमेंट ट्राई नहीं किया तो फिर पता कैसे चलेगा। तो इसलिए वो ट्राई किया। और काफी लोगों ने ये भी पूछा कि अरे विमेन, आप रोमांस लिखिए, आप थ्रिलर क्यों लिख रही हैं? हमने कहा नहीं, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, हमको लिखना है। तो लिख दिया, एंड देन बहुत प्यार मिला। दैट वही बुक थी जो सबसे पहले स्क्रीन के लिए खरीदी गई थी। तो वो जब दिखे, उसी का हम वेट कर रहे हैं। बट वही एक्सपेरिमेंट करना और अपने आप को थोड़ा पुश करना बहुत जरूरी है। तो कब तक आ रही है ये मूवी जो आने वाली है? ये तो एक्चुअली कहते हैं ना, वो माया नगरी में जा चुकी है। और वो जो फिल्म इंडस्ट्री है, उसमें हर चीज में बहुत टाइम लगता है, बाप रे।
तो हमको अपडेट्स मिलते रहते हैं, होपफुली विद इन द नेक्स्ट 1 ईयर ओके। दिखे तो। सो उसके बाद नेक्स्ट बुक कौन सी थी? द सीरीज ऑफ दिस द कर्स ऑफ कुलधारा? नहीं, तो उसके बाद सबने एक्सपेक्ट किया कि इसका पार्ट 2 निकलने वाला है, लेकिन मैंने ऐसे सीरीज प्लान नहीं किया था। तो उसी टाइम भाई अभी हम बाहर बैठ के बात कर रहे थे कि वो इन द मोमेंट इंस्पिरेशंस आते हैं। तो अगली बुक थी एक्सेस बैगेज, कि लोग सोच रहे थे, लोगों को वो क्लस्टर करना अच्छा लगता है ना, अच्छा अब ये लिखती है, अच्छा ये लिखती रहिए, नहीं लिखना है ऐसे, बिकॉज अगर हम इतनी सारी चीजें पढ़ना चाहते हैं तो एज अ राइटर ऑल्सो हमारा ऐसे ही आउटलुक है कि मतलब जो हमारा मन करे अगर हम वो लिखें और हमारी भी इंस्पिरेशन बनी रहेगी फिर। तो उस टाइम पे एक इंसिडेंट हुआ था जहाँ पे हमारी फ्रेंड हमसे मिली थी एंड उसने बताया था कि हमारा डिवोर्स हो गया और आई एम अ डिवोर्सी। तो उस शब्द मुझे बहुत ज़्यादा चुभा, क्योंकि हमारी फैमिली में भी ऐसा हो चुका है। और जो लोग ऐसे करते हैं ना कि मतलब वो छोड़ी हुई औरत है एंड ये डिवोर्सीज, ये शब्द हमको एकदम अच्छे नहीं लगते, और वो जो धारणा, जो मानसिकता है वही गलत है। तो सर्वेश, वन ऑफ द रीजंस आई राइट ह्यूमर इज बिकॉज जब आप मजाकिया तौर पे लिखते हैं तो बहुत सारी ये जो समाज की जो सोच है और जो बहुत तरह औरतों को देखा जाता है, और ये जो हैवी टॉपिक्स हैं वो जब ह्यूमर यूज करते हैं, जब हल्के तरीके से लिखा जाता है, तो लोग एक्चुअली स्टोरी के थ्रू समझते ज्यादा हैं और उनकी सोच एक्चुअली ऐसे बदल सकती है। तो ये स्टोरी एक्चुअली काफी हैवी थी, क्योंकि दोनों मदर डिवोर्सीज हैं, दोनों झगड़ती रहती हैं, उनके बीच में कोई अनबन चलती रहती है। लेकिन वो बेटी है, वो डिसाइड करती है कि मैं ट्रिप के लिए जा रही हूँ, बहुत ज्यादा, वो अपना सेकंड डिवोर्स पे साइन कर रही है। तो कहती है मुझे निकलना है, आई वांट टू ट्रैवल, और उसकी जो माँ है वो कहती है मैं भी चलूंगी। तो फिर वो दोनों यूरोप जाती हैं और कैसे चीजें होती हैं, कैसे कैसे लोग मिलते हैं और उनके साथ जो एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो ये भी स्क्रीन के लिए जा चुकी है। अब बने मुझे पता नहीं, बट ये स्क्रीन के लिए अडेप्टेशन इसके लिए जा चुकी है। तो बहुत स्वीट स्टोरी थी, सिंपल स्टोरी, मदर एंड डॉटर। बिकॉज हमारी स्टोरीज में दो हमेशा कॉमन रहते हैं सर्वेश। वन इज आई ट्राई राइट अबाउट बिग सिटीज ऑल्सो, लेकिन हमेशा वो जो चार्म छोटे टाउन्स का होता है, आई थिंक हमेशा हमारा हमेशा से वो आउटसाइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू रहा है, कि हमेशा वो कहते हैं ना वर्ड माइग्रेंट, कि मतलब छोटे शहरों से बड़े शहरों में वो जो देखने का नजरिया होता है कि लोग रहते कैसे हैं, वो छोटी छोटी दिनचर्या की जो चीजें होती हैं वो इतनी चार्मिंग बन जाती हैं। तो ये सब चीजों पे हम ज्यादा फोकस करते हैं और फैमिली रिलेशनशिप्स पे ज्यादा फोकस करते हैं। तो ये सारी चीजें हमारी सारी बुक्स में होती हैं। छोटे शहरों का सबसे बड़ा एक जो ब्यूटी है या खासियत है कि वहाँ पे बहुत सारी चीजें नेचुरल है, वो कस्टमाइज्ड नहीं है। शहरों में बहुत सारी चीजें बाय डिफॉल्ट कस्टमाइज्ड हो जाती है, जस्ट बिकॉज कि सब लोग अलग अलग जगह से आए होते हैं, वो एडजस्ट कर रहे होते हैं, जो आपने बोला कि फिट इन करने के लिए, तो सब लोग वो कस्टमाइज्ड बिहेवियर करते हैं। वेयर कि जब आप अपने छोटे से देहात में या शहर में जहाँ भी हो तो आप नेचुरल फ्लो में रहते हो। सो जो तीसरी बुक थी वो कौन सी है? तीसरी तो ये हो गई है, हाँ, आपकी एक्सेस बैगेज। फिर उसके बाद मुझे लगा कि प्रचंड त्रिपाठी को, भाई साहब को वापस लाना चाहिए, बिकॉज उस टाइम तक हमारे पब्लिशर भी बोल रहे थे, रीडर्स के भी बहुत मेल्स आ रहे थे कि एक सीरीज होनी चाहिए। तो फिर हमने अगेन वो एक्सपेरिमेंटेशन का कीड़ा फिर से निकला कि कानपुर में ही क्यों रहा जाए। कानपुर में तो हैं, लेकिन ये हमको ऑब्वियसली ये जो फोक स्टोरीज होती हैं और ये जो हॉरर स्टोरीज होती हैं उस पर भी बहुत इंटरेस्ट है। तो हम बचपन से हमारा वो बहुत, ये आपने दो जगह बार बार सुनी होंगी, बानगढ़ और कुलधरा। यहाँ पे जितने सारे पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ये जो भूत वाली स्टोरीज लिखने जाते हैं, हमेशा ये बानगढ़ और कुलधरा आप बार बार सुनेंगे, वो जैसलमेर के पास है। तो वहाँ पे एक श्रापित टाउन है। तो मैंने सोचा वो कॉन्टेक्स्ट बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्यों ना ये पूरा नेक्स्ट सेगमेंट वहीं पे हो। तो वो लोग एक फिल्म की शूटिंग के लिए जाते हैं जो उन पर आधारित है। अच्छा। तो वहीं पे वो लोग जाते हैं और वहाँ पे क्या क्या चीजें हो रही हैं, क्योंकि वो पूरा टाउन श्रापित है और वहाँ पे भी एक मर्डर होता है और कैसे सॉल्व होता है। तो वो भी लिखने में भी बहुत मजा आया। एक्चुअली मुझे जाना भी था, उसी टाइम जाना था, लेकिन फिर पैंडेमिक आ गया। तो पूरा टाइम वहां होने की जगह हम गूगल मैप और गूगल अर्थ पे बैठ के कर रहे थे, लेकिन लिखने में बहुत मजा आया। तो इसमें थोड़ा वो हॉरर एलिमेंट भी है। तो उसके बाद फिर कर्स ऑफ कुलधरा आई। कुछ स्पेशल इंसिडेंट्स जो आप बताना चाहेंगी, थोड़ा जो ऑडियंस है या जो आपके प्रोस्पेक्टिव रीडर्स हैं उनको थोड़ा सा क्यूरियस कर सके, ताकि वो बुक्स को खरीदे और पढ़ें। तो अगर इस सीरीज के बारे में बताया जाए, कानपुर खुफिया में मुझे सबसे ज्यादा फीडबैक एक चीज पे मिली है कि ये जो प्रचंड त्रिपाठी है, हम लोग ना यूज्ड टू होते हैं, जितने जो मेन पात्र होते हैं
वो हमेशा काम कलेक्टेड से होते हैं, मतलब वो इतने स्मार्ट होते हैं, सब कुछ कंट्रोल में रहता है। हमारे जो ये किरदार होते हैं ये एकदम आप और हम जैसे हैं, जो बहुत स्मार्ट हैं, इनके स्किल सेट्स हैं, लेकिन प्रचंड त्रिपाठी इज नॉट द आइडियल मैन। वो मतलब अपने माँ से डरता है, वो अपनी बीवी से डरता है उसकी। और एक्चुअली इस बुक में जब हम अपने पब्लिशर को पिच कर रहे थे, ये जो उनकी वाइफ है विद्या त्रिपाठी, उनके साथ एक्सपेक्टेशंस, क्योंकि वो कानपुर से हैं, लेकिन एक्सपेक्टेशंस है कि तुम घर पे बैठ के ये सब करो, लेकिन वो एक्चुअली वो डिटेक्टिव एजेंसी में उनके साथ काम करती हैं। तो जहां जहां इन्वेस्टिगेशंस होते हैं वो उनकी फाइनेंस ऑफिसर है, तो कदम से कदम मिला के, तो सबको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा कि ये हमेशा ना ये डिटेक्टिव नॉवेल्स का एक जो ट्रोप्स बोलते हैं ना, कि टिपिकल चीजें जो फॉर्मूला होती है उन सब उस सीरीज की, कि हमेशा डिटेक्टिव एकदम बड़ा कूल सा कलेक्टेड काम होना चाहिए, लेकिन प्रचंड त्रिपाठी ऐसा एकदम नहीं है। उसका हार्ट बहुत अच्छा है और दिमाग बहुत तेज है, बट बाकी चीजें वो विद्या त्रिपाठी अपनी बीवी के बिना नहीं कर सकता। अच्छा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग फीडबैक मुझे बार बार मिला कि ये दोनों साथ में, और इनका इक्वेशन जो है, कहीं भी ये लोग साथ में जाते हैं और सॉल्व साथ में करते हैं, तो बहुत वो उसके का सबसे पॉजिटिव फीडबैक उसके लिए मिला। और बाय द वे इसमें एक उत्तर प्रदेश के बारे में बेस्ड है, तो इसमें एक गाय तो होनी है, तो एक गाय है, उसका नाम है हिरवा। तो अच्छा, वो भी बंधी रहती है अवध निवास के बाहर, घर का नाम अवध है, तो हिरवा इज ऑल्सो मेन कैरेक्टर इन वन ऑफ दीज, तो आई होप यू रीड इट। नाइस। सो ये कैरेक्टर्स के जो नाम, जैसे प्रचंड त्रिपाठी या विद्या त्रिपाठी, तो ये जब आप राइटिंग करते हो तो बीच में कैसे, मतलब ये कैरेक्टर्स कैसे डिसाइड करते होंगे आप लोग कि कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए? सिटी तो डिसाइड कर लिया कि ये कानपुर या कोई छोटा टाउन होना चाहिए, बट कितने कैरेक्टर्स होने चाहिए, उन कैरेक्टर्स के क्या नाम होने चाहिए, उसके लिए कितना मतलब हसल होता है, या कैसे सोचते हैं आप लोग? बहुत ज़्यादा सोचना पड़ता है सर्वेश, बिकॉज जब हम नॉर्मली काम पे जाते हैं, एक स्ट्रक्चर होता है, एक ब्रीफ होती है कि इस दिन में आपको ये काम करने हैं और इसका आउटपुट ये होगा। जब बैठ के ये कहानियां लिखी जाती है तो कभी कभी हम एक्चुअली दिन में रुक के ऊपर देखते हैं और इधर उधर देखते हैं कि हम कर क्या रहे हैं, बिकॉज हम हवा में कहानियां बना रहे हैं, राइट? बिकॉज जब कर रहे होते तो ये बात की चीजें कि हम आपके साथ बैठ के पॉडकास्ट में बात करेंगे वो नहीं समझ में आता। वो लगता है कि हम कर क्या रहे हैं, हम एक गाय के बारे में लिख रहे हैं और कोई गिर रहा है और कोई मर रहा है, कि हम कर क्या रहे हैं। तो वो जो प्रोसेस होता है उसको थोड़ा सा कंट्रोल में लाने के लिए बहुत अच्छी तरह से आउटलाइन करना पड़ता है, कि जो ओरिजिनल स्टोरी आती है वो तो एक पूरे वाक्य में आती है कि ये है, यहाँ बेस्ड है, ये होता है, ये किरदार है। उसके बाद एक बहुत पेन्स टेकिंग होता है, उसको पूरा प्लॉट लाइन बोलते हैं, तो पूरा प्लॉट करके और फिर पूरी स्टोरी को 3 भाग में डिवाइड करके, सबके अपने अपने तरीके होते हैं लिखने के, लेकिन सबसे पहले सिनॉप्सिस लिखा जाता है कि पूरा समरी में, संक्षेप में क्या क्या है स्टोरी, और उसमें जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो कौन है। और उसके बाद हम सबसे ज्यादा टाइम कैरेक्टर्स के साथ बिताते हैं, क्योंकि लॉट ऑफ पीपल पूरी स्टोरी लिख डालते हैं, उसके बाद वो कैरेक्टर्स पे फोकस करते हैं, लेकिन हमारे लिए हमारा सबसे बड़ा कनेक्ट रीडर्स के साथ वो रिलेटेबिलिटी और वो कैरेक्टर्स हैं। ये कैरेक्टर्स ऐसे क्यों हैं, इनके अजीब अजीब नाम क्यों हैं, इनका पास्ट क्या है, ये अभी करते क्या है, ये ऐसे क्यों हैं, तो उसमें हम सबसे ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं। और एक बार वो हमारे दिमाग में बैठ जाता है, उसके बाद फिर हम प्लॉट करते हैं, और फिर उसके बाद चैप्टर वाइज डिविजन्स होते हैं। तो मतलब उसको स्ट्रक्चर दिया जाता है ताकि इधर उधर ना स्टोरी जाए, बिकॉज कोई अकेला आदमी बैठा है और वो कहानियां बना रहा है तो पागलों की तरह उधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, कहीं भी जा सकती है। तो उसको स्ट्रक्चर किया जाता है और वो डिसिप्लिन के साथ वापस उसी पे आना पड़ता है। और जब उसको बोलती है ये सब ड्राफ्ट्स होते हैं, और उसके बाद जब स्टोरी खत्म हो जाती है फिर हम तो एटलीस्ट 10-15 ड्राफ्ट करते हैं, बार बार। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ कैरेक्टर्स को मरना भी पड़ता है, क्योंकि जिनकी जरूरत नहीं होती है उनको, उनका वो कहते हैं ना तुरपन करके उनको निकाल दिया जाता है, क्योंकि तो वही ये सब करना, एडिटिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एज मच एज राइटिंग, बिकॉज अपने ऊपर अगर किसी को छोड़ दिया जाए। जस्ट टू गिव यू एन आइडिया, हमारी जो पहली किताब थी उसमें 1,70,000 वर्ड्स थे एग्जैक्टली। तो अगर राइटर्स को छोड़ दिया जाए तो पता नहीं कौन सा इतना बड़ा सा उपन्यास लिख देंगे। और ये जितनी भी कमर्शियल फिक्शन होती हैं, थ्रिलर्स जितनी भी होती हैं, जो भी आप देख लीजिए, उसमें 70,000 वर्ड्स, 60,000 to 70,000 वर्ड्स से ज्यादा नहीं लिखना चाहिए, बिकॉज उनका सब एक इकोनॉमिक्स होता है, एक प्राइस होता है।
एज अ सर्टेन कैटेगरी जो इस नॉर्मल कॉस्ट पे बिकती है और उसको प्रिंट करने के लिए इतना मटेरियल लगता है तो उससे उसका कॉस्ट डिटर्मिन होता है, तो बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती हैं। Yes, तो yes. इतना ज्यादा लिखना भी इंडल्ज करना हुआ, तो ये सब चीजें वो जैसे जैसे किताब, आई कीप सेइंग कि हमारा एक किताब मतलब एक कक्षा, तो हमने ये लर्न किया, ये सीखा, फिर और सीखा, फिर और सीखा, करते करते वो लेसन्स होते रहते हैं along the way. So the final, like not the final one, the next into the line was Vigilantes. So ये कहाँ से आया, मतलब प्रचंड त्रिपाठी के बाद फिर अचानक से आंटीज की तरफ आपका ध्यान कैसे गया? अगेन ये कोई बातचीत हुई होगी, कोई कॉन्वर्सेशन हुआ होगा, जो मुझे बड़ी हंसी आई एक बात पे कि ये जो शब्द है आंटीज, ये नॉर्मली एक पाश्चात्य सभ्यता का है, लेकिन एक नॉर्मली इट्स यूज्ड टू कन्वे गिव रिस्पेक्ट टू समवन। कोई भी होगा, मतलब कोई घर पे कुछ डिलीवर कर रहा है, कोई रास्ते में गुजर रहा है, अरे आंटी एक सेकंड, आंटी एक सेकंड। सो रिस्पेक्ट का, आदर का एक टर्म है, लेकिन अब वो क्या बन गया है, आंटी बुढ़िया कुछ नहीं करती, किसको कोई काम नहीं है, ये पिन पॉइंटिंग, ये जजमेंट कर रही है बैठ के, इसके बारे में ये सब गॉसिप वॉसिप कर रही है, ये हो गया है। और ये क्यों हो गया किसी को नहीं पता, लेकिन ये अंकल आंटी ये जो शब्द आ गए हैं, इसका मतलब ये है बेसिकली दैट हम लोग ये बोल रहे हैं कि एक तुम अगर एक उम्र पार कर जाओ, उस पड़ाव के बाद तुम्हारा कोई यूज नहीं है एंड वी डोंट रिस्पेक्ट यू। तो ये मानसिकता मुझे अच्छी नहीं लगी एंड आई वांटेड टू काइंड ऑफ फोकस ऑन द फैक्ट दैट तुमको ऐसा लग रहा है कि यू नो यू आर यंग और इनके लाइफ में कुछ चल नहीं रहा, बट इनके लाइफ में भी बहुत चल रहा हो सकता है, ये भी बहुत यू नो अमेजिंग चीजें कर रहे हैं, लेकिन तुमको पता नहीं है। तो हमेशा डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। इन बुक्स को कवर के साथ जज कर लीजिए, बट नॉर्मली डोंट जज पीपल लाइक दैट। तो ये स्टोरी वहीं से निकली कि एक वेरी सिंपल हाउसवाइफ है जो अपने वो लड्डू बना के यू नो एक थोड़ा एक्स्ट्रा इनकम के लिए करती है, वेरी टिपिकल महाराष्ट्रियन हाउस होल्ड, एंड उनकी जो डॉटर है, तो ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग था क्योंकि मैंने एक 17-year-old के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लिखा है, सो इट्स फॉर यंग अडल्ट्स ऑल्सो। तो एक वाघ, फिलाडेल्फिया वाघमारे, बड़ा अतरंगा नाम है उसका, वो भी आपको पढ़ के पता करना पड़ेगा क्यों। तो ये मदर डॉटर रहते हैं साथ में, एंड उनकी एक 4 सहेलियां हैं, उसी सोसाइटी में रहती हैं। कोई काम करता है कोई नहीं, बट मोस्टली पीपल इग्नोर जो कर जाते हैं, आंटीज हैं, लेकिन वो बेसिकली अपनी तरफ से एक सीक्रेट सोसाइटी चलाती हैं जो एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है। तो ये पूरा बैकड्रॉप है स्टोरी का, एंड उसके बाद एक मर्डर है, उसके बाद क्या होता है, कैसे ये लोग इन्वॉल्व हो जाती हैं, और एक इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाती है कि एक पुलिसमैन आके खड़ा हो जाता है, उसका नाम है भारतेंदु बंदोपाध्याय, और ये फेवरेट कैरेक्टर है बहुत सारे लोगों का बुक में, बिकॉज ये बंगाली भाई साहब हैं जो इन्वेस्टिगेटर है, पुलिस ऑफिसर है, लेकिन बहुत अच्छा खाना बनाता है। तो वो इन्वेस्टिगेशन करते करते खाना बनाता है तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए आता है, और कैसे ये सब इन्वॉल्व हो जाती हैं, और एंड में फिर ये सीक्रेट सोसाइटी का क्या होता है, जो एक्चुअली उनके फैमिलीज को भी नहीं पता इस सोसाइटी के बारे में। तो क्यों है सीक्रेट सोसाइटी, क्या करती हैं, और वो कैसे मर्डर में इन्वॉल्व हो जाती है, और एंड में क्या होता है, तो पूरी स्टोरी उसके बारे में। ओके, सो अगर इसमें से आपको कोई एक बुक चुनना हो जो कि आपको लगता है कि आपका बेस्ट क्रिएशन है, ऑल्दो आप राइटर हैं, आपके लिए तो सारे वेरी क्लोज टू हार्ट होंगे, बट उसमें से अगर कोई एक चुनना हो तो वो आपके लिए सबसे अच्छा कौन सा है? इतना बकबक करने के बाद अब मुझे बोलने के लिए कुछ नहीं बचेगा, बिकॉज ये चूज मुझसे किया जाता नहीं है। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि वो ऐसा एक जंक्चर था जहां पे ना शुरुआत ही करी थी हमने, और अपने आप को हम बहुत चैलेंज कर रहे थे, और उसमें मुझे बहुत मजा भी आया। आई थिंक आई विल गो बैक टू कानपुर खुफिया प्राइवेट लिमिटेड, बिकॉज मजा तो सब कुछ लिखने में आता है, लेकिन उस टाइम पे इतना एक्सपेरिमेंटेशन था कि थ्रिलर भी है और कॉमेडी भी है, और यू नो कानपुर का भी है, और सब कुछ उसमें मिलाना है, तो उसको लिखने में बहुत मजा आया। उस टाइम मुझे लगा कि मैंने यू नो एक बहुत पॉजिटिव कदम आगे लिया है, तो आई थिंक आई विल गो विद प्रचंड त्रिपाठी एंड क्रेजी फैमिली। नाइस। अभी अगर देखा जाए, जैसे आपने बोला कि आपने पहले स्मॉल पोएट्री लिखी, आपका जब इनिशियल फेज था, या बहुत सारे लोग होते हैं कि वो स्लोगन्स लिखते हैं या छोटे छोटे लाइंस लिखते हैं, फिर उसके बाद उनको इंस्पिरेशन मिल जाता है, दे स्टार्टेड एंड राइट बुक्स। सो क्या एक प्रोसेस है? अभी आज के डिजिटल राइटिंग के ज़माने में बहुत सारे ब्लॉगिंग भी करते हैं, सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे जा करके ब्लॉग्स लिखते हैं, देन क्या एक वो प्रोसेस है? अगर मैं एस्पायरिंग राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन पूछना चाहूँ तो। एब्सोल्युटली। पहली बात तो प्रैक्टिस करना और लिखना,
हम कितने बार ये सारे बुक्स पे बुक्स लोग पढ़ते जाते हैं और ये सब कितनी सारी चीज़ें जो एडवाइस होते हैं वो सुनते जाते हैं, लेकिन उनको एक्चुअली प्रैक्टिकल तरीके से लिख के प्रैक्टिस नहीं करना। तो हम रिसेंटली कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, उसमें एक कोई क्या बोलते हैं क्रिकेट कमेंटेटर थे, तो बोल रहे थे कि एम आई एन एक्सपर्ट? यस, क्योंकि हम क्रिकेट के बारे में सब कुछ जानते हैं, लेकिन हम मैदान में उतर के खेल सकते हैं नहीं, क्योंकि हमने किया नहीं है। इट्स द सेम लॉजिक सर्वेश, बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल कीप सेइंग कि करना है, और मैंने किताबें पढ़ी हैं इसके बारे में, वो भी बहुत अच्छी हैं, हमने भी पढ़ी हैं, बट करो पहले। एंड एवरीथिंग इज प्रैक्टिस। आजकल ये जो रील्स बनती हैं, लोग क्यों कनेक्ट करते हैं? बिकॉज उसमें भी एक स्टोरी होती है। और हम लोग बचपन से कोई हम लोग को खाना खिला रहा हो या कोई डरा रहा हो कि बाहर मत जाओ, वो सब स्टोरीज ही हैं, सब स्टोरीज हैं। तो इसलिए लोग आजकल बोलते हैं कि शॉर्ट फॉर्मेट्स में सब लोग का अटेंशन स्पैन चला गया है, तो उनको सिर्फ रील्स देखने में अच्छा लगता है। ऐसा नहीं है। जो लोग रील्स बना रहे हैं वो स्टोरीज बना रहे हैं, जो लोग पोस्ट्स लिख रहे हैं, जो लोग ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जो लोग शॉर्ट स्टोरीज लिख रहे हैं, जो लोग कविताएं लिख रहे हैं, ये सब प्रैक्टिस है, ये सब है। और हमारा पर्सनल एग्जाम्पल है, हमने भी ब्लॉगिंग से शुरू किया एक्चुअली। ऐसा नहीं था कि हमने स्टेपिंग स्टोन की तरह सोचा। जब हमने किताब लिखनी शुरू करी, उसी टाइम हमने एक्चुअली ब्लॉगिंग शुरू करी, क्योंकि मुझे अपना व्हाटएवर विचार व्यक्त करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो हम लिखते रहते थे। बट एक्चुअली ये बहुत कम्युनिटी बनाना, अपनी कम्युनिटी बनाना, बिकॉज ये बहुत आइसोलेटिंग प्रोफेशन है। अकेले आपको अगर इस मैदान में उतरना है तो आप रो के एक महीने में निकल आएंगे। तो इट्स दैट आइसोलेटिंग। तो अपनी अगर आपको लॉन्ग टर्म करना है तो एक अपनी कम्युनिटी बनाना इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप कविताएं लिखते हैं तो ओपन माइक आजकल कितने सारे होते हैं जहाँ पे आप उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो एक पूरी ब्लॉगिंग की कम्युनिटी बन जाती है और एक दूसरे को आप लोग प्रमोट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें प्रैक्टिस होती हैं। तो धीमे धीमे करके जहां पे आपका रुझाव है, जो आप आसानी से लिख सकते हैं, उसको पता करना कि वो क्या है, उसके लिए भी राइटिंग करनी पड़ेगी। तो ये सब चीजें स्टेपिंग स्टोन्स हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन पहले आपको ट्राई करना है कि आप क्या लिख पाते हैं। जस्ट बिकॉज यू लव रीडिंग, आई लव हिस्टोरिकल फिक्शन, आई लव माइथोलॉजी, आई लव मेडिकल थ्रिलर्स, आई लव, हम क्या क्या नहीं पढ़ते। हम तो टैक्स की किताबें भी बैठ के पढ़ते थे एट वन पॉइंट इन टाइम, बट जरूरी नहीं है कि हम ये सब लिख सकते हैं। तो जब आप प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि वो आपकी प्रतिभा किसमें है, आप क्या अच्छी तरह से लिख सकते हैं। तो ये जो लॉन्ग फॉर्मेट ऑफ ह्यूमरस राइटिंग थी, ये पहले से हम नहीं जानते थे। जब हमने आर्टिकल्स लिखना शुरू किया, जब हमने शॉर्ट स्टोरीज लिखनी शुरू करी, तब हमें समझ में आया कि इस काइंड ऑफ राइटिंग हम ज्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। तब हमने किया। तो ये प्रैक्टिस करते रहना और अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू कैन राइट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, सो रेदर देन कि आप पहले सोच रहे हो, या बहुत सारे लोग होंगे जो बुक्स ही लिख रहे हैं, बट बेटर है कि आप शॉर्टर फॉर्मेट से जाए। चाहे वो रील्स के थ्रू स्टोरी, प्लानिंग बड़ी हो जाती है। सब लोग प्लान करके ऐसे करेंगे पहले दिन। आजकल वो एक रील बहुत फेमस है ना कि मैंने सारा गोल सेटिंग कर ली। अच्छी बात है, मैनिफेस्टेशन भी बहुत अच्छा है, गोल सेटिंग भी बहुत अच्छी है, बट पहले पता तो कर लो कि वो गोल तक पहुंचोगे कैसे। प्रैक्टिस फर्स्ट। सो एनी मैसेज, क्रिस्प मैसेज, ऑल्दो आपने तो बताया, बट एस्पायरिंग राइटर्स के लिए अगर कुछ है मैसेज जो कि आप एक बता सकते हो, एक मंत्रा कि अगर किसी को बढ़ना है तो क्या क्या स्टेप्स है? ये सबसे बड़ा एडवाइस तो आई वुड से कि राइट, एंड 2 क्विक थिंग्स आई वांट टू से, पढ़ो। इट्स द सेम थिंग। जब तक आपने डुबकी लगाई नहीं है और आपने उसका मैजिक देखा नहीं है, थ्योरेटिकली आप बोल सकते हैं कि मुझे राइटर बनना है लेकिन मुझे पढ़ना नहीं है, ऐसे नहीं चलता है। जब तक आपने खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है कि शब्दों से, ऐसे कहानियों से हो क्या सकता है एंड हाउ इट मेक्स यू फील, आप कभी राइटर नहीं बन सकते। बिकॉज आजकल हम बहुत ज्यादा ये डिस्टर्बिंग ट्रेंड आने लगा है कि सब लोग कहते हैं कि नहीं हम पढ़ते नहीं है बट आई वांट टू राइट। ऐसा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। आपके पास 50 डिग्रियां ना हो वो चलेगा, लेकिन अगर आप एक रीडर नहीं है तो वो नहीं चलेगा। आप लिख ही नहीं सकते हैं। तो पढ़ना और सब कुछ पढ़ना, ये एकदम एक जॉनर में स्लॉट हो जाना वो भी अच्छा नहीं है। बिकॉज जितना आप पढ़ेंगे उतना आपका इमेजिनेशन, क्रिएटिविटी बढ़ेगा। जितनी लाइक फॉर एग्जाम्पल सर्वेश, जितनी भी चीजें हम लिखते हैं, ऐसा नहीं है कि जो भी हम पढ़ते हैं उसका सब कुछ उसका सब सम आके हमारे उसमें बुक में आ जाता है, लेकिन इट ओपन्स अप योर माइंड। जब हम डिफरेंट कम्युनिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं, पॉलिटिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, माइथोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, मॉडर्न लिटरेचर के बारे में पढ़ रहे हैं, जब हम लिखते हैं तो हमारा वो लिखने में एक रिचनेस आ जाती है, जो सिर्फ एक चीज बार बार एक तरह का खाना भी अच्छा नहीं लगता, एक तरह का पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता। तो इट डेफिनेटली रीड एवरीथिंग यू कैन, एंड ऑफ कोर्स प्रैक्टिस करना बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है।
Okay. What readers can expect from you next? अभी तो हम अपनी छठी किताब लिख रहे हैं, जो अगर मैंने अपने आप को थोड़ा पुश कर दिया है, ये बलिया और ओलछा में बेस्ड है, तो मुझे काफ़ी सारे लोगों से बात करनी पड़ी है, क्योंकि ये जो नॉर्मली ऑनलाइन मिलता है वो सब मज़े का नहीं होता। तो काफ़ी सारे लोगों के इंटरव्यूज़ वगैरह चल रहे हैं और लिखने में बहुत मज़ा आ रहा है। एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट है, विच आई प्रॉमिस यू सर्वेश, इंडिया में उसमें किसी ने उसके बारे में लिखा नहीं होगा। तो ये अगेन मेरे लिए बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है। अगेन कॉमेडिक है, लेकिन इट्स अ स्टोरी अबाउट एक परिवार के बारे में एक कहानी है, और जो परिवार के जो 2 सदस्य हैं वो एक जर्नी पे निकलते हैं जो एकदम अजीब सी है, जिसके बारे में किसी ने सुना भी नहीं है अभी तक। तो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, बहुत न्यू कॉन्सेप्ट है, तो वो हम बुक ख़त्म कर रहे हैं। एंड साथ में हमने अपनी बेटी को प्रॉमिस किया है कि हम बच्चों की किताब भी लिखेंगे। तो उसके जो आउटलाइंस हैं, उसके 2 आइडियाज़ 2-3 हम लिख चुके हैं, तो बच्चों की किताब भी निकलेगी। और साथ साथ में, क्योंकि हमारी काफ़ी सारी किताबें स्क्रीन की तरफ जाती हैं, स्वाभाविक है कि वो हम किसी और को क्यों दें, तो इसीलिए उनका एक्सपर्टीज थोड़ा अलग होता है, तो हम अपने आप को स्क्रीन राइटिंग भी सिखा रहे हैं, ताकि जब ये नॉर्मल, हमेशा जब भी कोई भी प्रोड्यूसर लेता है सबसे पहले पूछता है कि आप डू यू वांट टू राइट द स्क्रीन प्ले एज वेल। तो आई वांट टू बी इन अ पोजीशन जहां हम बोल सकें हाँ हम ही लिखेंगे, तो अभी वो भी हम सिखा रहे हैं। तो यू कैन सी, लिखना भी जारी है, लेकिन लर्न करना और सीखते रहना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उस दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है अभी। सो जो नेक्स्ट बुक आ रही है वो बलिया से आ रही है, एक छोटे से शहर से, और उसके बाद बच्चों के लिए भी कुछ एक्साइटिंग आने वाला है। नाइस। सो कुछ, क्योंकि अभी कन्वर्सेशन से पहले कन्वर्सेशन हो रहा था कि नहीं, हिंदी का थोड़ा सा जो पढ़ने का या लिखने का थोड़ा सा कम हुआ है प्रचलन। सो क्या उस साइड भी आप जाएंगे, हिंदी में भी कुछ बुक्स लिखने का है प्लान? सबसे पहले तो पढ़ने का है, जैसे हम सर्वेश को बता रहे थे कि बहुत सालों से क्योंकि हम अंग्रेजी में लिख रहे हैं, तो वो दिमाग में वो आता है, लेकिन जब वो मुंह से निकलते निकलते वो कहीं कुछ और दिशा ले लेता है। तो इसलिए इस अगले कुछ सालों तक पहले तो हम पढ़ेंगे, बाकी वो जो पुस्तकें हैं अंग्रेजी तो चलती रहेगी, लेकिन वो जो हिंदी वाली जो बुक्स हैं जो बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, फिर एकदम से आदत चली गई थी, तो पहले वो लिखेंगे। आई डोंट थिंक अगर हम लिख भी ना पाए हिंदी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना ज़्यादा रिच हम लोग का लैंड है, और इसमें से हर कोने कोने से इतनी सुंदर कहानियां निकली हैं कि वो अगर हम भी ना लिख पाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो कोई ना कोई लिख देगा। व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ कि वो कहानियां आती जाएं, और एक नया ट्रेंड आ रहा है जहां बहुत सारे, पहले तो इंडियन ऑथर्स को ही इग्नोर किया जाता था। फॉरगेट अबाउट इंडियन लैंग्वेज, वो कहीं से भी हो, इट्स नॉट जस्ट हिंदी, इट्स ट्रांसलेटेड वर्क्स, कितने सुंदर ट्रांसलेटेड वर्क्स हर कॉर्नर ऑफ इंडिया से निकल रहे हैं, बंगाल से, साउथ से, नॉर्थ से, कितनी कितनी स्टोरीज आ रही हैं। तो हमको देख के बहुत अच्छा लगता है कि अब वो ट्रांसलेटेड वर्क्स उस भाषा में ना हो, लेकिन एटलीस्ट वो ट्रांसलेटेड जो रिच लिटरेचर है वो निकल रहा है। और एज फार एज हिंदी इज कंसर्न, वही हम वो कहते हैं ना, जब थोड़े बड़े होते हैं तब उसका मूल्य समझ में आता है। तो पापा बचपन में हमेशा ये बोलते रहते थे, क्या बोलते हैं, जिसको न निज भाषा न निज देश पर अभिमान है, वो नर नहीं नर पशु निराहे और मृतक समान है। वो बचपन में पापा बोलते रहते थे कि जो गर्व अपनी भाषा और तुम जहाँ से हो, पहले थोड़ा एम्बैरेसमेंट होता था ना, हम लोग कॉन्वेंट एजुकेटेड है, तो इट्स लाइक हिंदी, अरे एक्सेंट मार के इंग्लिश बोल दो, कोई उसके परे नहीं है, एवरीबडी इज लाइक दैट, एंड आई कैन स्पीक वेरी फ्लुएंटली इन इंग्लिश, बट हम बता सकते हैं कि ये मानसिकता हमारी भी थी एट सम पॉइंट, बट धीरे धीरे करके वो ना ठहराव आता है, मैच्योरिटी आती है, एंड देन यू अंडरस्टैंड कि पहले अपने रूट्स को अप्रिशिएट करो, अपनी भाषा को अप्रिशिएट करो, एंड देन वहीं से स्टोरीज निकलेंगी। तो आई होप दैट फॉर एवरीवन। डिप्लोमेटिक आंसर था, क्योंकि आंसर मिला नहीं है दर्शकों को कि हिंदी में बुक आने वाली है कि नहीं आने वाली है। देखिए, अगर मैं मुझे लगा कि मैं उस चरण तक पहुंच चुकी हूँ जहां आप मेरी हिंदी को झेल सकते हैं, मैं जरूर लिखूंगी। कविताएं तो लिखी हैं, इफ यू वांट मैं वो पब्लिश कर देती हूँ, लेकिन आई होप सो, आई रियली होप सो। ओके, दर्शकों को एक छोटा सा क्वेश्चन रिक्वेस्ट है, अगर उनको लगता है, अगर वो इसमें से कोई भी बुक्स पढ़ते हैं तो उसका फीडबैक जरूर से कमेंट में बताएं, और अगर उनको लगता है कि नहीं उनको ऋचा की बुक्स हिंदी में भी पढ़ने को चाहिए तो वो भी कमेंट में जरूर से बता सकते हैं। सर्वेश एक मिशन पे है। नहीं, हिंदी का है, हिंदी लास्ट कन्वर्सेशन जैसा मैंने बोला कि वहां पे भी वही था कि बहुत सारे लोग हैं जो कि हिंदी में बहुत सारे
मतलब बहुत अच्छे से अपने थॉट्स को बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट क्योंकि उनको वो इंग्लिश का एक मीडियम का एक लग गया है, रिक्वायरमेंट है, कॉर्पोरेट में आप जाइए, वो एक बेसिक रिक्वायरमेंट है कि यू नीड टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश। आपको इंग्लिश में तो बात करनी ही आनी चाहिए। अगर आपका इंग्लिश ही नहीं अच्छा है तो बाकी तो आप क्या करोगे अच्छा, और उसकी वजह से वो हिंदी वाले लोग छाड़ दिए जाते हैं। और दूसरा कन्वर्सेशन था जो उसमें स्पीकर ने बोला कि बहुत सारे जो विकसित राष्ट्र हैं वहां पे उन्होंने अपने ओन लैंग्वेज को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है, चाहे वो चाइना में मैंडारिन हो, चाहे यूरोपियन कंट्रीज हो, या यूएस है, वहां पे उन्होंने इंग्लिश को ही सब कुछ बना दिया है। बट हम यहाँ पे हिंदी को ही नहीं बना रहे हैं यहाँ पे, जबकि स्टेट्स अपने लैंग्वेज को प्रिजर्व करने के लिए अपने वहाँ के जो ऑफिसेज है वहाँ पे, चाहे वो मराठी को बोल रहे हैं, नहीं कर्नाटका में है तो बोले कि कन्नड़ का यूज होना चाहिए, तमिलनाडु में है तो तमिल को होना चाहिए, बट हिंदी एज ए राष्ट्रभाषा वो उतना फोकस नहीं है कि उसको भी इम्प्लीमेंट किया जाए और उसके बेसिस पे भी चयन किया जाए। बट ऑब्वियसली मैं तो चाहूंगा कि हिंदी का थोड़ा सा प्रचलन बढ़े। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वो होगा, वो एक्चुअली वही वो कहते हैं ना, पोस्ट कॉलोनियल कॉलोनीज जितनी भी होती हैं वो बिकॉज इतने सालों तक हम लोग को कंडीशन किया गया कि तुम लोग नेटिव्स हो, तुम लोग, हम लोग को सैवेजेस बोला जाता था पहले, कि तुम लोग को कोई शऊर नहीं है कुछ भी चीज करने का, ना तुम लोग अपनी गवर्नमेंट चला सकते हो, ना तुम लोग अपने आप को मैनेज कर सकते हो। आई मीन ये तो उन लोग को समझ में नहीं आया कि 7000 पुरानी सिविलाइजेशन है। तो वो मानसिकता जो है ना, वो कंडीशनिंग करते करते सर्वेश आई थिंक थोड़ा टाइम लगता है। इट्स जस्ट दैट वो अब जाके आई थिंक वो हम लोग को कॉन्फिडेंस थोड़ा आ रहा है कि मतलब इंग्लिश इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, लेकिन अपना जो ओरिजिन है, जो रूट्स हैं, इट डजंट मेक यू एनी लेस, इट मेक्स यू मोर। तो आई थिंक वो धीमे धीमे करके आ रहा है, वो टाइम लगेगा लेकिन होगा फॉर श्योर। एनी मैसेज टू आवर ऑडियंस, जो द राइजिंग भारत के ऑडियंस है, अगर उनको कुछ मैसेज आप देना चाहें तो? भारत तो राइज कर ही रहा है, सर्वेश भी अपना कंट्रीब्यूशन इसमें दे रहे हैं ताकि ऑथर्स राइज करें। प्लीज आप बुक्स पढ़िए, रील्स तो बहुत अच्छी होती ही हैं, लेकिन जो रिचनेस और जो स्टोरी टेलिंग और जो एक्सपीरियंस किताबों से आता है वो कहीं से नहीं आ सकता। तो प्लीज किताबें पढ़ते रहिए, मेरी भी पढ़िए, बाकी सबकी पढ़िए, ताकि ये कॉन्वर्सेशंस चलते रहें और स्टोरी टेलिंग नेवर एंड्स। थैंक यू सो मच रिचा, आपने टाइम दिया काफी बिजी शेड्यूल से, बट इट वाज सो नाइस ऑफ यू। Thank you so much. Thank you so much, Sarvesh.